हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोग पढ़ाई? बढ़िया, चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ना, इसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल थोड़ा सा देख लो, समझ लो। जैसे ये क्या है, ये कॉइल है और इसी को किसी सॉफ्ट आयरन पर ऐसे मुंड कर दिया जाता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल। अब ये मैंने तो एक ही टर्न बनाए हैं, एक हिस्से में 2 टर्न है बस, लेकिन इस पर बहुत सारे टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, और इसको रोटेट कराते हैं। अभी रोटेट कराने से क्या होता होगा? नहीं, इससे हम बनाते हैं कैल्विनोमीटर, ठीक है, या सोलेनॉइड्स वगैरह जो काम करते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के सिद्धांत पर काम करते हैं, प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो इसी तरह के उनमें सर्कुलर टर्न भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर टर्न भी हो सकता है, दोनों ही रोटेट करते हैं। ये रेक्टेंगुलर है और हमें पढ़ना जो सिलेबस में है रेक्टेंगुलर है, ठीक है, सर्कुलर टर्न्स नहीं पढ़ना। तो हम क्या पढ़ेंगे? रेक्टेंगुलर कॉइल के बारे में, जिस पर टॉर्क एक्ट होगा, टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक जानना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या शॉर्ट में उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। आप इस सब से ऑलरेडी परिचित हैं, डाइपोल मोमेंट से, जिसको वहां पर पढ़ा था Q×2L, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, समझ में आ रही बात है? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में सबसे पहले पढ़ लें, उसके बाद टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालेंगे। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट काम जो आएगा वो किस में काम आएगा? जहां पर मैग्नेट पढ़ना है, और हम जब टॉर्क निकालते हैं और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे। वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड रखते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मोमेंट को रखते थे। यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। समझ में आ रही है बातें? चलो, समझ में आ रही है तो चलिए देखते हैं, चलिए प्रारंभ करते हैं, शुरू किया जाए। अब देखिए, हमने एक मैग्नेट बनाया है, जिस मैग्नेट का जो लेंथ है वो 12 है, ठीक है, और इसका पोल स्ट्रेंथ जो है -m है एंड +m है, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये माइनस साइन क्या बताता है? साउथ पोल को, और प्लस साइन क्या बताता है? नॉर्थ पोल को, ठीक है। नॉर्थ पोल इज बिहेविंग लाइक ए पॉजिटिव चार्ज, ओके, एंड साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज बिहेविंग लाइक ए नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? चलो, समझ में आ रही तो आगे मूव करो। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट, शॉर्ट में हम यहां पर इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। ये जैसे हमने वहां पर लिखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, या वहां तो डाइपोल मोमेंट इज जस्ट हम लोग लिखे थे, तो डाइपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, वैसा ही यहां पर है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में क्या करते हैं? एक किसी पोल स्ट्रेंथ को लेते हैं और उसके बीच के सेपरेशन को लेते हैं, 12 को। तो यहां पर देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो लिखना है ना, m = m यहां क्या है? ये m पोल स्ट्रेंथ, ये क्या है बेटा? पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड ये क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, या शॉर्ट में इसको मोमेंट ही लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट लिख लो, मैग्नेटिक मोमेंट लिख लो। बात देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ एनी मैग्नेट इनटू सेपरेशन बिटवीन दी, उनके बीच के सेपरेशन के इक्वल है, ठीक है। सेपरेशन यहाँ डिस्प्लेसमेंट के रूप में लेते हैं। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रही? वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ पोल स्ट्रेंथ, किसी एक पोल स्ट्रेंथ का जो मैग्नीट्यूड है ऑफ ए मैग्नेट एंड सेपरेशन बिटवीन देम, उनके बीच की जो सेपरेशन है उसके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो ये जो है ना, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। हमें इतनी बात समझ में आ रही है? चलो, समझ में आ रही है तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का किसी करंट के साथ कैसे रिलेशन होगा, ठीक है, करंट के साथ संबंध कैसे होगा, वही चीज हम डिराइव करने जा रहे हैं। देखो यहां पर ये मान लो, ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लो, सपोज करो, है तो ऐसे नेगेटिव, मतलब साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, और यहां पर P पॉइंट है जो कि क्या होगा? एक्सियल पॉइंट होगा, ठीक है।
और तुम जानता है कि किसी एक्सिस पर अगर मान लो सब एक काम करते हैं, यहाँ पर बना ही लेते हैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्लियर है। ये डाइपोल मोमेंट का सिचुएशन है, ये मैंने अपन ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, ठीक है। और एक बात बार बार कर रहे हैं, जो बात जो काउंटर कर रहे हैं उसको रिवाइज भी करते रहो, इतना टाइम मिलेगा अपन, अभी तो अभी 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो फिर साथ में रिवीजन भी होते रहना चाहिए, ठीक है। और अपन को फोड़ना है इस बार, समझ में आई बात है, अपन को बहुत तगड़े से फोड़ना है, क्योंकि अपन सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर पर है, जाने आने में टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है, मतलब आपदा को विपत्ति को अवसर में बदलना है, ठीक है। ये जो विपत्ति है ना, ये पेंडेमिक इसी को कहते हैं, जहां प्रॉब्लम है ना उसमें कुछ ना कुछ रास्ता, कुछ ना कुछ विकल्प जरूर है, तो वो विकल्प को हमको निकालना है और अच्छे से अच्छी पढ़ाई करनी है, पिछली बार से अच्छा रिजल्ट देना है, समझ में आई बात है। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। अब इसके एक्सिस पर, इसके एक्सियल पॉइंट पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा बता मुझे, 2kp/r³, यही तो पढ़ा है नहीं। ऐसा ही अगर यहाँ की p क्या है, डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और k 1/4πε0 जो कांस्टेंट है, और r³ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये जो v निकाले थे ना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस है p। वैसे ही यहाँ पर अगर लोगे तो इस बीच से ही लेते हैं ना पॉइंट r, तो यहाँ पर अगर तुम लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पॉइंट, ये जो लिखोगे वो कितना होगा 2km/r³, समझ में आई बातें, 2km/r³, क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ रही है। और इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, नहीं जैसे उसमें होता था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, वैसे ही यहाँ पर भी साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होगा, मतलब राइट साइड की तरफ, ओके। वेक्टर क्वांटिटी है ये, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके। अब यहाँ पर बी एक्सियल तो निकाल लिया हमने, ठीक है, इसी से करस्पॉन्ड करके, बात समझ में आ रही है अपन। अब ये 2k के जगह पर 1 ये भी कांस्टेंट ही है, μ0/4π, लेकिन कांस्टेंट तो ये भी है ना। अब यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट कितना लिखेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो इसका कांस्टेंट कितना होगा μ0/4π, ठीक है। यहाँ पर k की वैल्यू कितनी होगी, इस पर μ0/4π, और यहाँ पर k की वैल्यू कितनी होगी 1/4πε0, शायद मैं पहले बार में इस पर बोल गया था 1/4πε0, उसको क्लियर कर लो, ये μ0/4π होगा वहां पर, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया, चलो अब इसको करंट के साथ हम कैसे रिलेट करेंगे, इस बात को तो हम क्लियर कर लेंगे। अब इसको करंट के साथ कैसे जोड़ोगे तुम, ठीक है। देखो तुमने एक बात पढ़ी थी, ये सर्कुलर कॉइल है मान लो सपोज करो, और इसको तुमने बायोट सेवर्ट में पढ़ा था, ठीक है। ऐसे ऐसे बना लो, या एक काम करो इसको ऐसे बनाओ, जैसे तुमने पढ़ा था वैसे ही बना देता हूं मैं, ये ऐसे, ठीक है, और यहाँ है इस तरह से, यहाँ रखा हुआ है P पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर कोई सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, सर्कुलर कॉइल है, इसको अभी रेक्टेंगल बनाया था, अभी इसको सर्कुलर बना देते हैं ऐसे, और ये ऐसे रखा हुआ है इस तरह से, तो इसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तुमने निकाला है एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है। एक्सियल पॉइंट पर कितना निकाला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बी एक्सियल, ठीक है, ये तुमने निकाला है कितना बताओ, कितना निकाला है, के, या फिर डायरेक्ट लिख लो, जैसे निकाला है तुमने उतना ही लिखो, μ0/Ia²/2r³, ये निकाला है, ये तुमने निकाला हुआ है, इसको एक बार देखो रिवाइज करो। अब देखो, अब इसको करोगे ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, किससे 2π से, तो 2 × μ0I πa², ओके, और अपॉन 2π से मल्टीप्लाई किया ऊपर, तो नीचे भी क्या करोगे 4πr³, क्लियर है। अब इतना है क्लियर, तो 2 μ0 I तो रहेगा ही, πa² को क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, अपॉन
4 पाई आर क्यू। इतना क्लियर है? अब इतना जब क्लियर है बी एक्सियल, ओके, इतना क्लियर है। अब ये जब क्लियर है तो तुम देखेगा मैग्नेट के केस में एंड करंट के केस में दोनों मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करें, ये भी क्या है, इसको एक काम करो, पूरा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को के लिखते हैं, तो ऊपर के लिख दो, के आई ए अपॉन आर क्यू। क्लियर है इतना? अब इन दोनों को हम कंपेयर कर दें। क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि ये मैग्नेटिक एक मैग्नेट है और ये करंट कैरिंग मैग्नेट है। मतलब एक करंट कैरिंग जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, एक करंट कैरिंग कॉइल भी, इसका जो रेडियस है वो ए है, एक करंट कैरिंग कॉइल भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। समझ में आई बात है इतनी? तो अब इन दोनों को तुम कंपेयर करोगे ना तो एक रिलेशन आएगा जिसमें पोल स्ट्रेंथ के साथ मैग्नेटिक मोमेंट का एंड करंट के साथ जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है उसमें संबंध आएगा। पोल स्ट्रेंथ के साथ मैग्नेटिक मोमेंट और करंट के साथ मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों का एक रिलेशन निकलेगा। तो अब क्या करोगे, कंपेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड इन बोथ केसेस, दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करें। तो इसमें कंपेयर कीजिएगा ना तो आप देखेंगे 2k m अपॉन आर क्यू तो दोनों में ही कॉमन है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए। समझ में आई बात है? मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए, और एरिया यहां पर क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया। ठीक है, क्योंकि करंट तो स्केलर है तो एरिया वेक्टर जो लेते, देखो एरिया के केस में मैंने क्लियर किया हुआ है, वहां पर एरिया जो है ना एक ऐसा क्वांटिटी है कि वेक्टर की तरह भी प्ले करता है, स्केलर की तरह भी। तो एरिया इज ए टेंसर क्वांटिटी, तो कभी कभी वो वेक्टर भी बन जाता है, कभी कभी स्केलर भी बन जाता है। तो यहाँ पर कैसे प्ले करेगा, वेक्टर के फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर इतना लिखना है तो आपको एम ए लिख सकते हैं इतना वेक्टर के फॉर्म में। अब मान लो इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ coils और n, अगर n है देन मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू आई एन ए, या फिर आगे लिख लो तो हम इसको एक बनाना चाह रहे थे तो वो फॉर्मूला देना चाहते थे, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, आई एन ए, ईना। इसको क्या बोलेंगे बेटा, ईना। ठीक है, थोड़ी सी हिंदी, चलो ईना। अब देखो ये इसको ईना करके, ईना क्या है, मैं जब पढ़ता था 12th में तो मेरे क्लास में एक बच्ची का नाम था ईना। ठीक है, अब तो उल्टा पुल्टा मत सोचना, ये मुझे मेरे बताने का ये मतलब था कि तुमको याद रह जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने बता दिया। मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना, ईना। ओके, क्लियर है? अब एक तो डायरेक्शन के बारे में हो रहा था, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट will be from साउथ टू नॉर्थ पोल। किससे होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है, देखो इसका जो डायरेक्शन तो लिख लिया हमने, लेकिन हमको अगर मान लो इसका यूनिट लिखना हो मैग्नेटिक मोमेंट का, तो क्या लिखेगा बता, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m is what, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट का m कैपिटल M है, ठीक है, और ये स्मॉल m क्या बताता है, पोल स्ट्रेंथ। अब बता मुझे, अगर मान लो हमने नोट दे के बात लिख ली, क्योंकि ये पूछ देता है तुम्हारे जब वाइवा में आता है, तो एक्सटर्नल आता है ना, पूछता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ऐसा यूनिट ऑफ वैसे मैग्नेटिज्म जो पढ़ेंगे ना अभी नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें ये क्लियर हम करेंगे। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज व्हाट, पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर। ओके,
कहां से आया, ये नोट देके लिखेगा ये, ओके, कहां से आया समझो। देखो इसको तुम क्या कर रहे हो, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये इसका यूनिट निकालना है, और ये लेंथ है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, नहीं तो ये इसको निकालना है इसका यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर नहीं होगा क्या, ये बार बार पोल स्ट्रेंथ है, दोनों मीटर की तरह लग रहा है, ठीक है, ये पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये मीटर है, लेंथ पूरा लिख ले मीटर, और ये जो है ना ये भी मीटर है, और दोनों कट के क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर, तब समझ ही रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया एम्पियर मीटर, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट। क्लियर है, मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हारा मैं क्रिस्टल क्लियर कर दिया। अब मतलब करंट के साथ कैसे रिलेशन हो गया ये भी समझ लिया, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना कि रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा, वो भी तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, उसका भी तो पोल होगा ही ना साउथ में, ठीक है, ऐसे ही बिहेव वो भी करेगा, ठीक है, क्लियर। अब क्लियर है तो आगे बढ़ो और टॉर्क निकालो, किसी रेक्टेंगुलर कॉइल पर टॉर्क निकालेंगे। अच्छा, टॉर्क निकालने से क्या होगा समझ में आ गया, प्रैक्टिकल यूज क्या उसका, गैल्वेनोमीटर बनाते हैं, उससे बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह में काम आते हैं, ठीक है। उसको किसी आर्मेचर को कॉइल को घुमाना है, जैसे फैन है तो उसको घुमाना है सर्कुलर पाथ पर, तो टॉर्क लगेगा तभी तो घूमेगा, नहीं सर्कुलर पाथ पर घुमाना है। मान लो ये है, ये हमारा कॉइल, ठीक है, अब कॉइल सर्कुलर बना दिया था मैंने अभी, चला अब रेक्टेंगुलर भी हो गया, 2 in 1 है। चल देख ये है ना ऐसे, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर, अब ये ऐसे ऐसे करके घूमेगा, ठीक है, घूमेगा तो तुमको क्या लगता है, ये ऐसे ऐसे तो हम घुमा रहे हैं, इस सर्कुलर पाथ पर खूब फास्ट घूमे, तो इस नीचे फैन लगा रहेगा तो घूमेगा कि नहीं, और वही तो हवा देती, समझ में आए, वही पंखा तो हवा देती है ना। तो ये क्लियर है। चलो अब चले तो टॉर्क निकालते हैं, इसको रफ करते हैं फटाफट और टॉर्क निकालते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है हमारा टॉर्क एक्टिंग, मेन जो आज के लेक्चर का टॉपिक है वो यही है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRNS, ठीक है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, I, ठीक है, I करंट फ्लो हो रहा है। इसके 2 आर्म्स है PQRNS, ठीक है, और PQR में जो है ना ये PNS, उसका लेंथ कितना है, A है, ठीक है, और PQ का जो लेंथ है वो कितना है, B है। मैं यहाँ पर लिखना नहीं चाह रहा था, लिख ही दिया हुआ है इधर, PQ B है और PS जो है वो कितना है, A। समझ में आ रही बात है। चलिए अब इतनी बातें जब समझ में आ रही तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक कॉइल जो है इस तरह से रखा हुआ, ऐसे ऐसे, जैसे मैं अभी दिखा देता हूं आपको, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ओके। और ये इसमें ये सिचुएशन में हमने डायग्राम बना हुआ है, मतलब जो कॉइल ऐसी स्थिति में आ गया होगा तब का डायग्राम है। अब ये ऐसी स्थिति में आया कैसे, देखो जब ये कॉइल ऐसे रखा हुआ है ना तो इस पर एक फोर्स लगता है इस वाले डायरेक्शन में, ओके। एक कॉइल इधर से मान लो बैटरी कनेक्टेड है, इधर से करंट फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है। अब करंट का जो डायरेक्शन है ना ऐसे, तो इस पर फोर्स लगेगा, इस पर भी फोर्स लगेगा, ठीक है। इस पर जो फोर्स लगेगा अभी निकालते हैं, नीचे की तरफ लगेगा, और इस साइड जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, बट ये जो है वायर, इस पर फोर्स 0 लगेगा। चलो एक एक करके फोर्स निकाला जाए। चलो पहले हम PQ का फोर्स देखते हैं, उसके बाद हम इस पर भी फोर्स, इस साइड पर भी देखेंगे, इसकी जरूरत होगी अभी। जस्ट देखो इस पर जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ हमने FD लिख रखा है, इसका मतलब डाउनवर्ड। कैसे कैसे समझो, देखो ये जो है ना ये करंट कैरिंग डायरेक्शन, वायर का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन है किधर से किधर, P से Q की तरफ, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, N से S की तरफ। तो ये फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, नहीं यही तो फोर्स है, ठीक है। चलो अब लगे हाथ इसको भी निकाल ही लो, फिर इन दोनों की बात करेंगे। ये जो करंट का डायरेक्शन है ना वो नीचे की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ से साउथ। ये पोल है, 2 पोल है, नॉर्थ एंड साउथ पोल है, और इस बीच में मैग्नेट को मतलब करंट कैरिंग कॉइल को रखा गया है। क्लियर है, समझ में आ रही है इतनी बातें। ये नॉर्थ एंड साउथ जो बना रखा है ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, ओके। अब करंट का डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ है, और मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, फोर्स नॉर्थ से साउथ, तो फोर्स ऊपर की तरफ। ये फादर मदर चाइल्ड वाला क्लियर ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल,
अभी तक नहीं क्लियर है तो क्लियर करो। इससे फोर्स का डायरेक्शन, इससे मैग्नेटिक फील्ड और एक से करंट का डायरेक्शन पता चलता है। तो ये ऊपर की तरफ आएगा। अब चलो इन दोनों डायरेक्शन मतलब पी क्यू एंड आर एस का तो क्लियर है। अब इसका और इसका क्या होगा, मतलब सॉरी क्यू आर एंड एस पी का क्या होगा। ठीक है, चलो क्यू आर की बात करते हैं। क्यू आर में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन, करंट एलिमेंट जो है ना आई एल एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन जो है, ये फोर्स है ना, यही तो है, यही तो सिखा है आई एल क्रॉस बी। तो इसी को तो लिखता है बिल साइन थीटा, साइन थीटा। अब थीटा एंड मैग्नेटिक करंट के बीच, ये जो थीटा जो है करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अब ये तुमको ऐसे टेढ़ा दिख रहा है, एक्चुअली में करंट एक्चुअली है कैसे, ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया है, लेकिन ये जो है ना इनिशियली कितना एंगल बनाता रहेगा, 0। करंट के साथ इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस करंट का जो एंगल होगा कितना होगा, ऐसे रखो 0 डिग्री तो होगा। इसी की डायरेक्शन में करंट और इसी की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो 0 डिग्री जो होगा तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, बिल साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। क्लियर है, मतलब फोर्स जो लगेगा इस पर कितना लगेगा, 0। इधर भी सेम ही बात है, लेकिन इधर क्या है, एंगल कितना है, 180। नहीं है, करंट इधर फ्लो हो रहा है तो 0 डिग्री है, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा, इस तरह से रखा रहेगा तो क्या होगा, 180। अब 180 होगा तो बताओ मुझे फोर्स इक्वल टू क्या लिखेगा, बिल साइन 180, और 180 की वैल्यू कितनी होगी, 0। क्या हमें बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है प्रॉब्लम। अब चलो क्लियर हो रहा है तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है तो इसको रफ करो, आगे बढ़ो। ठीक है, अब ये तो क्लियर होगा कि PQ पर जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन QR एंड SP पर जो फोर्स है, फोर्स ऑन QR एंड SP is 0 because current direction of current element, direction of current element and current element and magnetic field is parallel and anti-parallel in both cases respectively. ठीक है, cases respectively. क्रमशः ये एक में तो पैरेलल है, क्यूआर के केस में क्या है पैरेलल, और इसके केस में क्या है एंटी पैरेलल, तो उस केस में क्या होता है, फोर्स 0 होता है। अब चलो इतनी समझ में आ गई बातें। अब दो फोर्सेस लग रहा है, टॉर्क का कंडीशन होता है, टॉर्क तभी लगेगा जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड में, तो फोर्स कितना लगेगा वो चेक करते हैं। देखो इसका लेंथ कितना है, क्यू, ये जो डायरेक्शन है इसमें ना, इसमें मैंने बताया ये PQ है, और इसका लेंथ जो है B है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा रखा हुआ है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, बिल साइन थीटा। नहीं, और बिल साइन थीटा जो एंगल होगा मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एलिमेंट के बीच, वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो चलो एक बार देखते हैं फोर्स जो है, इस पर बाद में लिख लेंगे, पहले इधर लिख लेते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन PQ वायर, पहले PQ देखते हैं, नीचे वाला देख लेते हैं, PQ वायर। ठीक है, ये जो है ना RQ जो है ना, ये वाला साइन को दिखाया गया है इस वाले पोजीशन में, ऐसे वाले सिचुएशन है। चलो इसको डायग्राम को पहले समझो, बाद में करते हैं उसको। ये जो है ना ऐसे है, मतलब फोर्स तो इस पर ऊपर की तरफ है और इस पर नीचे की तरफ है। तो इसका जो टॉप व्यू जो होगा वो ये जो मैंने लिया है ये टॉप व्यू है। यहां से जो देखोगे तो कैसे दिखेगा, इसे टेढ़ा हुआ। अब ये जब टेढ़ा है, चलो ऐसे कर देता हूं मैं, थोड़ा सा देखने में सुविधा होगी। तो ये जो नीचे एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करोगे और एक ऐसे ड्रॉ करोगे, नहीं इस तरह से। ओके, अब ये जो ड्रॉ करोगे हो गया ना, तो एक परपेंडिकुलर तुमने ऐसे ड्रॉ किया, ये QM है और ये RM है,
जो परपेंडिकुलर है, इधर से आर से जो ड्रा किया हुआ है वो एम है, और क्यू से इधर जो है वो क्यू एम है। ठीक है, ये आर एम है और ये क्यू एम। अच्छा, यहां पर ये जो एंगल है एम, एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है। तो थीटा जो है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, किसके बीच का एंगल है थीटा? थीटा इज, यहां पर लिख लो, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एम एंड मैग्नेटिक फील्ड, एम एंड बी, एंगल बिटवीन एम एंड बी, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके बीच का एंगल क्या? थीटा। अब चलो, थीटा हमें समझ में आ गया। तो थीटा अगर समझ में आ गया तो एक बात मुझे समझ में आ गई होगी, अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी थीटा होगा। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रही? कहाँ से? ये जो हमने एक्सटेंड करके इधर बढ़ाई है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 90। ओके, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90, इसको माइनस करेंगे ना, तो 180 में मतलब एक ट्रायंगल में कितने डिग्री का एंगल होता है? 180 का। ये 90 है ही, और 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा? थीटा। ये थीटा हो गया। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रही है अपने को? अब इतनी बातें समझ में आ रही है तो हमें चाहिए टॉर्क। टॉर्क के लिए कपल ऑफ फोर्सेस हमने लगा दी, उसका मैग्नीट्यूड निकालना। चल, मैग्नीट्यूड निकालते तो फोर्स एक्टिंग ऑन पी क्यू। पी क्यू पर अगर फोर्स अगर देखा जाए, पी क्यू पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, एफ डाउन, और डाउन जो होगा वो कितना होगा बताओ मुझे? आई एल, एल की जगह पर कितना है यहां से यहां तक का डिस्टेंस? आई एल की जगह पर बी लिखेगा, साइन बी आई एल बी, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? बी है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी साइन। और ये दोनों जो है ना ऐसे रखे हुए, तो करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ऐसे। तो करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड एंगल कितना डिग्री का बना रहा है बताओ मुझे? 90 डिग्री का। क्लियर है? अब ये 90 डिग्री का बताएगा तो आई बी बी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? आई बी बी। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ रही है? फिर अगेन हम लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन पी क्यू की जगह पर तो लिख लिया, तो आर एस वाई, आर एस एफ अप ऊपर की तरफ, बात सेम ही है, आई बी बी साइन 90। क्यों? इसका लेंथ कितना होगा? बी ही तो है इसका लेंथ भी। मैं कर रहा हूँ रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। तो ये हो गया बी, और इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? कैपिटल बी। ठीक है, तो आई बी बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो ये आई बी बी 90, मतलब नीचे भी आई बी बी 90, ऊपर भी आई बी बी 90। ये अप लग रहा था ना, चलो पहले लिख दिया इसको, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला इधर लिख दिया। क्लियर है बात? इतनी समझ में आ रही है हमें? अब एक में ऊपर है और एक में कितने लग रहा है? नीचे की तरफ। ये इक्वल एंड अपोजिट है। नेचर क्या है? टॉर्क लगने वाला। चलो अब टॉर्क निकालते हैं। तो टॉर्क निकालने के लिए तुमको चाहिए एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और दो जो फोर्सेस, कपल ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, कैसे निकालेगा? इसको रफ करो और फटाफट निकालो उसको। अब ये सब कहानी तो समझ में आ गई होगी बात। ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है, किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे है? देखो, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है कि इन व्हिच द एरिया वेक्टर इज, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इस तरह से, तो उसी डायरेक्शन में हम घुमा देते हैं किसको? फिंगर को। और ये जो थंब देता है वो क्या देता है? नॉर्थ पोल। तो पढ़ा है ना ये सर्कुलर, जब हमने करंट कैरिंग वायर का बताया था तो उसमें बताया था ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे तो क्या होगा? फ्रंट फेस क्या देगा? अब ये कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करता है तो फ्रंट फेस साउथ, और एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो फ्रंट फेस क्या देगा? नॉर्थ। तो क्लॉकवाइज। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर की तरफ, ऐसे
तो ये जो है ना इस पर परपेंडिकुलर होगा ऐसे, परपेंडिकुलर कॉइल के परपेंडिकुलर ऐसे, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ना इसके परपेंडिकुलर, ये जो है ना रेक्टेंगुलर कॉइल इसके परपेंडिकुलर। समझ में आई रही बातें? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? यहाँ ऐसे, ठीक है। तो अब ये जो है ना क्लियर है, तो आगे बढ़े आगे और इसको और सॉल्व करें और टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालें। चलो टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालो, रफ करें। ये मैग्नेटिक मोमेंट मुझे समझ आना था, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉइल होता है, ठीक है। अब इसको रफ टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर है डिस्टेंस है उसकी वैल्यू। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना निकाला है तुमने, आई बी, ओके। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा बताओ मुझे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो एक काम करो यहां से रफ वर्क कर लो, इन ट्रायंगल किसमें, आर एम क्यू में, ठीक है। क्लियर है? क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये साइन थीटा है, कैसे निकाले हो तो समझा ही दिया। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 होगा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये तो थीटा हो जाएगा। समझ में आई बात है? अब ये थीटा निकल गया तो साइन परपेंडिकुलर कितना, QM अपॉन P/H अपॉन QR। और QM की वैल्यू कितनी है, QM की वैल्यू जो है ये आपको निकालना है, और QR की वैल्यू कितनी है, A। तो QM इक्वल टू A साइन थीटा, ठीक है। अब ये साइन थीटा QM इक्वल टू है, क्या समझ में आ रही बात है, A साइन थीटा। और A साइन थीटा हमको क्लियर हो गया। अब A साइन थीटा है तो A साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ पर QM और इसके आगे हमें बस बढ़ना है B A साइन थीटा, और AB साइन थीटा। और देखो AB क्या है, AB इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ कितना है इसका, ये है, ये कितना है B, ये पूरा B है, और इंटू A। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, एरिया, IBA साइन थीटा। क्लियर है? क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? तो इतनी बातें समझ में आ रही है तो हम इतना लिख सकते हैं टॉर्क। अब फॉर एन टर्न्स अगर n हो तो टॉर्क इक्वल टू कितना होगा बताइए मुझे, NIBA साइन थीटा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? ओके। अब इतनी बातें जब समझ में आ रही है तो तुम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो। जो हम कह रहे थे कि बिना साइन थीटा, बिना आएगी तो ले, बिना आ गई, ये बिना साइन थीटा, यही चीज इसको तुमको याद रखना है, ठीक है। ये क्या लिखेगा तुम, बिना साइन थीटा, बिना के नाम से इसको याद रखेगा। साइन थीटा तो है, तुमको याद ही रहेगा साइन थीटा। चल अब इतनी बातें समझ में आ गई हमें, तो हम इस चीज को INA को क्या लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं, ठीक है। इसी बात के लिए तुमको हमने मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, एंड नंबर ऑफ, तो सारा चीज समझ में आ ही रहा है, इसको रफ करते हैं और तो पॉज करके लिख लेना, ठीक है, मिटा देंगे ना। अब देखो ये जो है ना बिना साइन थीटा क्लियर हुआ, तो टॉर्क इक्वल टू क्या लिखेगा, टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, बिना साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, M साइन थीटा, मतलब कहने का M, तो M क्रॉस B, ये टॉर्क। समझ में आई बात है इतनी? तो एम बी साइन थीटा या बी एम साइन थीटा ऐसे लिखेंगे, एंड M क्रॉस B है। क्लियर है? ये टॉर्क है। अब ये जो टॉर्क है, इस टॉर्क को हम कितना लिखेंगे बताओ मुझे, M क्रॉस B। समझ आई बात है इतनी? मतलब कहने का M तो क्या है, मैग्नेटिक परपेंडिकुलर तो कॉइल, अभी कॉइल दिखाया ना रेक्टेंगल, देख ये जो कॉइल है ना ये रेक्टेंगुलर, अब हटा दिया इसमें, इस पर परपेंडिकुलर, ठीक है।
और हम करंट ऐसे फ्लो करा रहे थे, तो ऑफ कोर्स ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक मोमेंट का। अब मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ओके, उसको कहते हैं क्या, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड का एंगल के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, m क्रॉस b, ठीक है। अब b क्रॉस m क्यों नहीं लिखेंगे, m क्रॉस b क्यों लिखेंगे, हैं? ऐसा होगा ना, एक बार ना जहां हम टॉर्क पढ़ाएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक बार उसको रिवाइज करके देखना। अब ये तुम्हारा होमवर्क है कि क्यों लिखेंगे m क्रॉस b क्रॉस b क्यों नहीं लिखेंगे, ठीक है, होमवर्क करेगा ना होमवर्क, ओके ठीक है। अब ये होमवर्क है लेकिन हम क्लियर कर देंगे, और हमें एक बार और क्लियर करना है ये टॉर्क कहाँ, मैग्नेटिज्म में, तो वहां पर क्लियर करें, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमने और क्लियरली लिख रखा है, P क्रॉस E क्यों लिखेंगे साइन थीटा, E क्रॉस P क्यों नहीं लिखेंगे, ठीक है। टॉर्क का डायरेक्शन इसी से पता चलेगा, इसलिए लिखेंगे, ठीक है। अब चलो, अब हमें ना यहां पर स्पेशल केसेस लेना है। स्पेशल केसेस में क्या होता है, स्पेशल केसेस, ठीक है। अब स्पेशल केसेस जो लिखेंगे ना, केस 1, ठीक है, केस 1, केस 1 में क्या है, थीटा जो है मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, 0। इस केस में टॉर्क लगेगा ही नहीं, कुछ नहीं। और अगर मान लो केस नंबर 2 हुआ तो क्या होगा, थीटा नंबर अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये इसमें टॉर्क कितना लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क जो लगेगा वो कितना लगेगा, मैक्सिमम एम बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो एम बी लगेगा, और दैट विल बी मैक्सिमम टॉर्क। क्लियर है, इतनी बात है, समझ में आ रही है क्या। अच्छा, अब समझ में आ रही है तो हमें एक बात समझाना है आपको इस वाले पॉइंट में। जब 0 डिग्री का एंगल होता है ना, तो आपने पढ़ा है स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होता है, नहीं 0 डिग्री में क्या होता है, अब जैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट एंड इसके बीच फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, वही केस जहां डाइपोल मोमेंट स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता था, याद रख। तो याद रखना एट 0 डिग्री rectangular coil will be in stable equilibrium। अब यहां ना एक क्रॉस क्वेश्चन है, वो क्लियर कर लो। 180 के केस में क्या होगा सर, देखो 180 के केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, जैसे ही छोड़ोगे ना वो अपने आप को बेंड कर लेगा। तो 180 का केस मैंने समझा दिया हुआ है। यहाँ 0 डिग्री तो आता है, लेकिन मतलब 0 तो टॉर्क की वैल्यू आता है, लेकिन 0 डिग्री के केस में स्टेबल में रहता है, 180 में नहीं रहता। अब इसको क्लियर करना है तो थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है, बट एटलीस्ट यहाँ पर तो तुमको स्टेबल का केस क्लियर है। अनस्टेबल का जो केस होगा उस वाले सिचुएशन में क्या होगा कि 180 का है, ठीक है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डिग्री इट विल बी, अब ये तो 90 का है, इट विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है इतनी बात है। चलो तब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, इसी का एप्लीकेशन है वो। तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।